लक्ष्मीकांत को ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे, न कि जो कि इस किताब में दिया हुआ है चैप्टर वाइज। ये जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, एक लगभग 30 दिन का है, 800 करीब पेजेस हैं, तो 80 चैप्टर्स हैं। मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट 80 चैप्टर्स हैं, कैसे कवर करेंगे। कई सारे एस्पिरेंट्स की पहला प्यार होता है पॉलिटी। अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो एग्जाम में आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत के साथ कौन कौन सी और सोर्सेज को क्लब कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट प्री और मेंस दोनों के लिए रेडी होगा। फंडामेंटल राइट 2 और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज 3, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट के बाद में कोर्ट वाला जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों आपको और ये तीनों एक साथ पढ़ना है। लिबर्टी की बात हुई थी, जस्टिस की बात हुई थी, गवर्नर थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, पूरी कहानी है। तो जब तक आप ये सब नहीं समझ आ पाओगे तब तक आपको इमरजेंसी प्रोविजन बड़ा धुंधला धुंधला सा लगेगा। तबकि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डर है लक्ष्मीकांत को सही तरीके से पढ़ने का, उसी से रिलेटेड हमने टाइम टेबल दिया है। आपने PYQ कर लिया तो सोचिए कि जब आप ये पढ़ने जाएंगे डे 3 में फंडामेंटल राइट, तो आपका पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। ये समझेंगे नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ किताब उठा के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जय हिंद दोस्तों। और कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? दोस्तों, UPSC की तैयारी में ना कई सारे एस्पिरेंट्स की पहला प्यार होता है पॉलिटी। अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो एग्जाम में आपके साथ धोखा हो सकता है, और अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो ये जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी। हम लक्ष्मीकांत की बात कर रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, और MCQ नहीं करेंगे, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो ये जो MCQ है ये UPSC के PYQs के लाइन और लेंथ पर है। इसका सही जवाब वीडियो के एंड में मिलेगा, और अगर आपको पता है अभी तो कमेंट कर दीजिएगा। वो क्या है कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करता है। मतलब विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स पॉलिटिकल जस्टिस? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोच के देखिए, ये वीडियो आपसे मिस हो जाती तो कुछ होती हैं वीडियोस जो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे देती हैं। आपको मार्गदर्शन के देने के साथ साथ हम इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो आपके साथ ही हो सकता है, आपके बगैर बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के साथ साथ कई ऐसे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। क्या एम लक्ष्मीकांत एनफ है? बहुत सारे बच्चे बस इसी को पढ़ के जाते हैं। साथियों, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत के साथ कौन कौन सी और सोर्सेज को क्लब कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट प्री और मेंस दोनों के लिए रेडी होगा। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे बच्चे कहते हैं कि कैसे हम याद करें, मेमोराइज कैसे करें। तो दोस्तों, पॉलिटी मेमोराइज करने की चीज नहीं है, ये एप्लीकेशन है, समझने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे इंटरलिंक को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। आप देखोगे इसमें जब हम आगे बात करेंगे टाइम टेबल की, हम बात करेंगे सही ऑर्डर में कैसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। सो इंटरलिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आप कैसे DPSP को फंडामेंटल राइट से और फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल ड्यूटी से आप कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, है ना। फिर आता है इग्नोरिंग द आंसर राइटिंग पार्ट। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन हम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी चाहिए। पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम अपना वार्म अप करते हैं। वार्म अप मतलब क्या? हमारी जो NCERT है ना, जो कि क्लास 11th की 2 NCERT है, ये वाली NCERT जो है वो काफी पॉलिटिकल थियरी, यानी कि फेडरलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। ये वाले में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, इसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात हुई है, आर्टिकल्स की बात हुई है, इक्वालिटी की बात हुई है। ये पढ़ने के बाद ही हम आएंगे एम लक्ष्मीकांत पे। तो क्या एम लक्ष्मीकांत को वैसे ही कवर किया जाए जैसे दिया हुआ है, या फिर उसका कोई सही ऑर्डर है? जी हां, सही ऑर्डर है इस किताब को पढ़ने का। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको हम अगर एक ग्रुप में पढ़ें तो ज्यादा समझ में आएंगी, रादर देन कि उसको फ्रेगमेंटेड होकर पढ़ें। हमने पूरा का पूरा एक शीट बनाई हुई है जहां पर आप लक्ष्मीकांत को ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे, न कि जो कि इस किताब में दिया हुआ है चैप्टर वाइज। दोस्तों, इस पूरे किताब में लगभग 80 चैप्टर्स हैं। ये जो किताब है ये 6th एडिशन है, ये किताब है 7th एडिशन। इन दोनों में फर्क ये है, 7th एडिशन में 92 चैप्टर्स हैं, 92 चैप्टर्स हैं, यानी कि 12 चैप्टर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं।
अगर आपने नहीं ली है किताब तो आप यही वाली किताब लीजिएगा, क्योंकि वो जो 12 चैप्टर ऐड हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो लिस्ट हमने बनाई है वो 6th एडिशन के हिसाब से हमने ये पूरी लिस्ट बनाई है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बेयर एक्ट, जब जब आप पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के थ्रू पढ़ेंगे आपको बेयर एक्ट की किताब रखनी पड़ेगी। बेयर एक्ट कई बच्चों के पास है, कई के पास नहीं है। ये वो किताब है जो कि खुद एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर लिखे हैं, पीके अग्रवाल सर ने इस किताब को लिखी है। इसका यूज क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ना, उसको बड़े अच्छे से डिटेल में इंटरप्रिटेशन के साथ डिफाइन किया हुआ है, ताकि आप इजीली समझ जाएं अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं करना है, लेकिन हाँ मोस्टली जो हमारे एफआरस हैं, एफडीज हैं, डीपीएसपीज हैं, उनको समझने के लिए करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस ऑर्डर को। ठीक, सो ये लिस्ट ध्यान में रखिएगा। यहां पर आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। चैप्टर नेम सबसे पहला हमने डाला है सेलिएंट फीचर्स, यानी कि ये आपकी पॉलिटी की किताब है लक्ष्मीकांत की। यहां से हम पढ़ेंगे नंबर 1 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्यों पढ़ेंगे, सवाल ये भी तो बनता है। दोस्तों, जब आप ये चैप्टर खोलोगे ना, इस चैप्टर में आपके लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स की समरी दी हुई है। जैसे इसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट की, समराइजेशन किया हुआ है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, इसमें डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बताया। मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीजें समराइज कर दी गई हैं। तो सोच के देखिए कि आप जब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सब पता हो जाए। तो दिस इज द वेरी गुड गो टू स्टार्ट चैप्टर फॉर हमारी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के थ्रू। ये हमारा चैप्टर 1 है। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू, तो आपको पता चलेगा। फंडामेंटल राइट 2 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज 3 और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें प्री और मेंस के सवाल आते ही आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये तीनों को आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 5वां आएगा हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से भी एक सवाल हमेशा आता है, 1 क्वेश्चन एवरी टाइम, प्रीएम्बल। अब चूंकि आप राइट्स पढ़ लिए, आपने डीपीएसपी पढ़ लिया, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ ली, तो प्रीएम्बल को पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा अब आपके लिए। ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ लिया। उसके बाद हमारा आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम, ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम काइंड ऑफ कैसे फेडरलिज्म काम करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, सेंटर स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। ठीक, अब 8वां क्या है, 8वां चैप्टर हमारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आगे आएगा हमारा गवर्नर। ये तीनों, ये देखिए, ये हमारा 10 है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपको गवर्नर, यानी कि 8, 9 और गवर्नर जो है वो 10 चैप्टर। ठीक, उसके बाद हम आते हैं 11 पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अब 11th चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 13 हमारा ये है चीफ मिनिस्टर, फिर आ गया हमारा कैबिनेट कमिटी, फिर आ गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 5 है, इसलिए मैंने यहां पे ग्रीन से हाईलाइट भी किया हुआ है। ये 5 चैप्टर्स जो हैं वो आप एक साथ, ये आता है हमारा 16वां पार्लियामेंट, 17वां आता है पार्लियामेंट कमिटी, 18वां आता है पार्लियामेंट्री फोरम और उसके बाद 19वां आता है पार्लियामेंट्री ग्रुप। ये 4 को हम एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे। मैं अभी आगे टाइम टेबल बताऊंगा आपको, और इसी ऑर्डर में आप 30 दिन में कैसे कवर कर पाएंगे वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो हम कहां तक पहुंच गए, हम 19 तक पहुंच गए हैं। उसके बाद आप 20 पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जहां पर हमें विधानसभा, विधान परिषद के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि यहां पर आप पार्लियामेंट जब पढ़ रहे हैं तो उसके बाद स्टेट का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये 20 हो गया। अब हम कोर्ट के बारे में आएंगे। कोर्ट में आ जाता है हमारा ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगेन प्रीलिम्स। फंडामेंटल राइट के बाद में कोर्ट वाला जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट 21, जुडिशियल रिव्यू 22, जुडिशियल एक्टिविज्म 23, और फिर यहां आएगा हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, ये तीनों आपको और ये तीनों आपको साथ में एक साथ पढ़ना है। ठीक, यहां हमारा कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी
और लेजिस्लेटिव हमने कवर कर लिया है। अब तक हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों हमने कवर कर लिया है। अब हम राज्य चलता कैसे है, सेंटर चलता कैसे है, उससे रिलेटेड जो 26 है वो गवर्नेंस के अंडर आएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप फेडरल सिस्टम को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से सवाल बनते हैं, मेंस में काफी आ जाते हैं। इंटर स्टेट रिलेशन 26, 27, हमारा 28 इमरजेंसी प्रोविजन। अब आप कहेंगे कि भैया इमरजेंसी प्रोविजन को आपने इतने देर में क्यों रखा है, तो हम लोग यहां पर आते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, मैंने जो टेबल बनाया था, आप इसको जूम करके आप लैंडस्केप मोड में देखिए। इमरजेंसी प्रोविजन को हमने यहां पर रखा था लगभग यहां पे, ठीक है। इससे पहले आप ये सब कवर कर चुके हो, विच मींस कि इमरजेंसी में बड़ी सारी चीजें हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी, लिबर्टी की बात हुई थी, जस्टिस की बात हुई थी, गवर्नर थे उसमें, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, पूरी कहानी है। तो जब तक आप ये सब नहीं समझ आ पाओगे तब तक आपको इमरजेंसी प्रोविजन बड़ा धुंधला धुंधला सा लगेगा, इसलिए हमने यहां डाल रखा है। अच्छा, ये तो है 28वां चैप्टर। 19वां और 29वां और 30वां भी इंपॉर्टेंट है। 29वां है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इमरजेंसी के बाद अमेंडमेंट काफी हुई थी, इमरजेंसी में भी अमेंडमेंट काफी हुई थी। और उसके बाद आता है फिर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही दौर है जहां पे सब कुछ हो रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज होने के लिए सरकार आतुर थी, उसके बाद अमेंडमेंट भी हो रहा था। तो दीज आर द रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इनको साथ में पढ़ना जरूरी है क्योंकि अब ये सब आप कवर कर चुके हो, ठीक है। अब हमारा टाइम आता है, अब हम जाएंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। पार्ट 5 में इन दोनों को आप साथ में पढ़ोगे। फिर आता है पार्ट 6 यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरिया, यूटी को यूनियन टेरिटरीज 33 और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 34। और फिर शुरुआत में जो चैप्टर 5 ओरिजिनल इसका है वहां पर हम 35 पढ़ेंगे, यानी कि यूनियन एंड टेरिटरीज को साथ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे क्या आता है, अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि 36 to 47 आपको इतना पढ़ना है, जो कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल कमीशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अलग अलग इनके एस्पेक्ट लिखने हैं। हमने आपके लिए बनाया है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, एस्पेक्ट बना दिया। एस्पेक्ट किस चीज का है, ये डिफरेंस का एस्पेक्ट है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो संविधान से निहित है, संविधान के प्रोविजन में इसकी बात जिक्र किया गया है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या तो किसी अमेंडमेंट से आया है या फिर किसी ऑर्डर से आया है, कभी कभी ऑर्डिनेंस से भी आ सकता है, ठीक है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ बनाया है किसके लिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जीएसटी, फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज, फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, कैग, यूपीएससी, ईएसआई, ठीक है, ईसीआई, सॉरी। सो आप ऐसे बना सकते हैं, इसको आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। फिर 48 से 57 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। फिर हमारा आता है कुछ ऐसा सेक्शन 58 से 68 जो कि पॉलिटिकल डायनामिक्स है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मेंस ओरिएंटेड ये थोड़ा बहुत है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शंस, इलेक्शन लॉज, ये थोड़ा बहुत हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम कर देता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटिंग, कोalition गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ से भी सवाल आते हैं, प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, ये हो गया। साथ में फिर हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये हमारे किस में आते हैं, मेन से ओरिएंटेड थोड़े से आते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। अब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि बचे हुए हैं, जैसे कि सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत अच्छे से दिया भी नहीं है, और साथ में मेंस में हमने देखा है क्वेश्चन क्या था, हम डिस्कस करेंगे भी आपसे। सिटीजनशिप के ऊपर सवाल आए हैं। फिर आप जा सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप लेटर स्टेज में जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं। ये है 30 डेज का प्लान, जो कि लक्ष्मीकांत को 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। ये डे 1 से लेकर डे 30 तक है। पहले डे 1 और डे 2 में आप PYQ एनालिसिस करोगे। अब वो कैसे करते हैं ये देख रहे हो आप। ये एक तरफ इंग्लिश में
पीवाईक्यू एनालिसिस की गई है पॉलिटी की और एक तरफ हिंदी में की गई है। ये किसने किया है? ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम में है, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में, उन लोगों ने ये किया है। ये शीट देख रहे हो आप, ये शीट पीछे किसी स्टूडेंट्स की ही है, यानी कि इसने पॉलिटी का पिछले 5 साल के पॉलिटी का पीवाईक्यू कर लिया है। इसने माइंड मैप बनाया है कि गवर्नेंस में क्या आया था, पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चंस आए थे, सेंटर स्टेट रिलेशन से कैसे क्वेश्चंस आए थे, आईआर से कैसे आए थे, फंडामेंटल राइट से कैसे क्वेश्चंस आए थे, बीपीएसपी से कैसे क्वेश्चंस आए थे। ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख के नहीं बनाया इसने, ये खुद से बनाया है। सो ऐसी इसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करते हैं और ये पर्सनल ग्रिलिंग प्रोग्राम है। इसमें ग्रिल होते हैं ये बच्चे, इसीलिए ये पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप जाइए और उसको फिल करिए। अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप के लिए एनरोल करना है तो मैं चाहता हूं कि एक सीरियस कैंडिडेट मेरे पास आए जिसको मैं लिटरली और हमारी टीम लिटरली उसको गाइड करे, पर्सनली मेंटोर करे। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स प्लीज हमारे पास मत आइएगा, हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है। सो प्लीज इस पूरे के पूरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग होती है, इंपॉर्टेंट थीम्स पर हम काम करते हैं। मेंस की पीवाईक्यूज होगी, प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज होगी, टॉपर्स की मार्कशीट एनालिसिस होगी, नोट मेकिंग कैसे करेंगे आप, आंसर राइटिंग होगी, आपकी इवैल्यूएशन होगा। सो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप आगे हमें जुड़ सकते हैं। नाउ ये जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, एक लगभग 30 दिन का है। अब करना क्या है इसमें, जो मैंने आपको बताया है, जो ऑर्डर है लक्ष्मीकांत को सही तरीके से पढ़ने का, उसी से रिलेटेड हमने टाइम टेबल दिया है। अब ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसको ट्वीक कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया है कि कितना टाइम, अगर आप 5 से 6 घंटे डेली देते हो तो आप कैसे पूरे बुक को खत्म कर सकते हो। ठीक है, लगभग दोस्तों इसमें 800 करीब पेजेस हैं, तो कैसे हम इसको कवर करेंगे। 80 चैप्टर्स हैं, मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट 80 चैप्टर्स हैं, कैसे कवर करेंगे। डे 3 और 6 में 1 और 2 डे में आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे प्री और मेंस की। डे 3 से लेकर 6 तक हम करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे ऑर्डर नंबर 1 और 2 में है, लगभग 5 से 6 घंटे की सिटिंग के साथ। फिर डे 7 में हम करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये हमने इस कलर से इसलिए किया है ताकि आप हर हफ्ते रिवाइज करेंगे, पिछले वाला 2-3 घंटे बैठ के आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो अगले हफ्ते फिर हमने आपको दिया है डे 8 से डे 14 फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ये टेम्पलेट है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो देख के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, हम आगे बात करते हैं कि अगर आपने बिना पीवाईक्यू किए एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। फिर आप मत कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है भैया और फिर कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। ठीक है, बेवकूफी होगी ये, प्लीज दोस्तों मत करिएगा। अब क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अब हुआ क्या है कि ये फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है हमारा, उससे पिछले 5 से 6 सालों में किस तरीके के सवाल आए हैं। नंबर 1, 2017 में वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड सवाल आए हैं, कल्याणकारी राज्य, यानी कि एफआर और डीएसपी इंटरलिंक था। 2018 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर सवाल आ चुका है आर्टिकल 21 में। 2021 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पे सवाल आ चुका है। 2020 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और 2023 में सवाल आया है फंडामेंटल राइट के कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के ऊपर सवाल आ चुके हैं। तो मान लीजिए आपको ये सब पता है, आपने पीवाईक्यू कर लिया, तो सोचिए कि जब आप ये पढ़ने जाएंगे डे 3 में फंडामेंटल राइट, तो आपका पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि यार किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीलिम्स में। ठीक, मेंस की भी बात कर लेते हैं। मेंस में फंडामेंटल राइट पीवाईक्यूज कैसे कैसे आए हैं, ये देखिए। ये फंडामेंटल राइट हर साल सवाल आए हैं, अब 2023 से लेके 22, 17, 13, ठीक है, और भी आए हैं। हमने इन लिमिटेड क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हमारा संविधान एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बना है, और अगर बना है तो बताइए राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के पर्सपेक्टिव में। अब यहां पर आपके 2-2, 3-3 इंटरलिंक हैं। ठीक, आप यहां पर
केस लॉज डाल सकते हैं, केस स्टडीज डाल सकते हैं, जजमेंट्स डाल सकते हैं। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को। फिर जो निर्भया रेप केस हुआ था उससे रिलेटेड जजमेंट्स आए थे। फिर हमारे पर्सनल राइट एंड पर्सनल लिबर्टी में केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। तो ये सब आपको इंटरलिंक करने पड़ेंगे। 2020 में सवाल आया था राइट टू मूवमेंट का, सिटीजनशिप से सवाल आ गया था कि बताइए क्या ये एब्सोल्यूट राइट है या नहीं। अब पॉलिटी में फिर से सवाल आ गया था इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, इनके लीगल इंप्लीकेशन से रिलेटेड। अब जैसे दिल्ली में स्टबल बर्निंग हो रहा है, अब दिवाली आने वाली है, तो धुआं या फिर स्मॉग होता है तो हमारी पर्सनल हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। GS3 का सीधा सीधा GS2 से इंटरलिंक है, तो समझना पड़ेगा। आपके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आपके लिए एक एग्जांपल है जुडिशरी का। अब जुडिशरी में हर साल अलग अलग थीम पर क्वेश्चन आए हैं। 2018 में इनके अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आया है, इनके फंक्शन से आया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल पावर से क्वेश्चन आया है। 2019 में जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन आया है, जो कि आर्टिकल 13 से कहीं ओवरलैप था। 2020 में इंपीचमेंट ऑफ जजेस के ऊपर आया है। 2021 में कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या होता, इस पे सवाल आया है। सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, और भी आए थे, हमने लिमिटेड को उठाया है। अब यही मेंस में देखिए, जुडिशरी का मेंस में आया है। मेंस में क्या है, 2023 में पूछा गया है कि हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड। ठीक है, किसको मिलना चाहिए फ्री लीगल एड, लीगल हेल्प। आप बताइए क्या रोल है NLSA अथॉरिटी रेंडरिंग इन लीगल एड। अब क्या ये पॉलिटी है या सोशल जस्टिस है, दोनों में ओवरलैप कर रहा है। पॉलिटी लीगल फ्रेमवर्क देता है, सोशल जस्टिस एक सोसाइटल फ्रेमवर्क देता है जिससे सामाजिक न्याय हो। वहीं देखिए ये दोनों टॉपिक हमारे लक्ष्मीकांत के बुक में ऑलरेडी चैप्टर्स हैं। ये किस चीज के, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जुडिशियल, और दूसरा PIL वाला भी एक चैप्टर है, वहां दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जुडिशरी का ट्रिब्यूनल से है। ठीक है, जो आपने देखा था ना हाई कोर्ट के नीचे वो ट्रिब्यूनल चैप्टर था, सबऑर्डिनेट कोर्ट था, ये वहां से ये क्वेश्चन है 2019 वाला। तो अगर आप ये समझेंगे नहीं मेरे दोस्त तो कैसे करेंगे। सिर्फ किताब उठा के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। सवाल देखिए, हमारा ब्रेन जो है ना उस सवालों को बड़ा अच्छे से कैप्चर कर लेता है। सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, तो आपके पढ़ाई में बड़ी क्लैरिटी आएगी मेरे दोस्त। समझ में आया होगा आपको, तो प्लीज एक बार यहां तक पहुंच गए हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा कि कैसे अब अप्रोच करना है। हमने आपको सब कुछ बता दिया है, टाइम टेबल बता दिया है, हमने आपको ऑर्डर बता दिया है। अब देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको बस बता रहा हूं सॉल्व करके, जो मैंने बताया था कि ये सवाल आया है 2023 में कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये सवाल आया हुआ है कि फंडामेंटल राइट का पहला अमेंडमेंट ही हमारा था भारत का, जो कि फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन पे ये आया हुआ था। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, कौन कहता है, DPSP कहता है। कंफ्यूजिंग है दोनों, इनका भी देखिए प्रियम्बल को और क्या कहा जाता है, 7th शेड्यूल को और क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है, सवाल का जवाब हम लोग दे देते हैं कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स पॉलिटिकल जस्टिस। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। इसका सही जवाब है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करती है, वहीं पे DPSP जो है वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीलिम्स में, तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि पॉलिटी को और अच्छे तरीके से कवर करने के लिए, अपना आंसर और बेहतर बनाने के लिए आपको करंट अफेयर्स इसमें इंटरलिंक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो किताब है वो छप के एक बार आ जाती है, लेकिन उसके बाद कानून में रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, संशोधन होते हैं, नए कानून आते हैं, बिल होता है, कुछ उसमें से निकलता है। तो करंट अफेयर का इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे करंट क्लैरिटी प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हफ्ते में सिर्फ एक बार होता है, और इंपॉर्टेंट चीजों का मंथन करके हम आपके सामने रखते हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल से रिलेटेड, साथ में योजना, कुरुक्षेत्र, PIB और किसी भी तरीके की जो न्यूज है जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहां पर लेते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा,
इस कोर्स में तो लाइव कोर्स होता है, लाइव आपको हम लोग पढ़ाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स के नोट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, आपका मेंस और प्री के टेस्ट सीरीज रहेंगे और उसका इवैल्यूएशन रहेगा और इंटरलिंकिंग टॉपिक के साथ, जो कि मैंने आपको समझाया है। आई होप ये वीडियो अब आपको एक कंप्लीट पॉलिटी की अप्रोच कैसे की जाए वो बताई है। जरा सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा। इसकी अगली पार्ट जो है वो हम बनाएंगे कि हम कैसे पॉलिटी की किताब को पढ़ के, यानी लक्ष्मीकांत को पढ़ के एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें से नोट्स बना के अब आपको दिखाएंगे। तो अब आप आजाद हैं कमेंट करने के लिए, बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। और थैंक यू सो मच, आपने इतने देर तक वॉच किया था। अगर आप हमारे तक यहां तक जुड़े रहे थे तो अब जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।